अस्सलाम वालेकुम। इस मुमलकत खुदादाद का शुमार उन 65 मुल्कों में होता है जिन्हें यूरोपीय यूनियन गरीब या इससे कुछ बेहतर समझती है। इन मुल्कों से तरजीही बुनियादों पर सामान ख़रीदा जाता है ताकि इनकी मईशत बेहतर हो और इन मुल्कों के अवाम को रोज़गार मिले। इस तरजीही ख़रीदारी के निज़ाम को जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP कहा जाता है। इन 65 मुल्कों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहला दर्जा अमूमी है। इस दर्जे में भारत समेत 11 मुल्क शामिल हैं। इन मुल्कों से यूरोप जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में कुछ रियायत मिलती है। इसके बाद GSP प्लस है। इसमें पाकिस्तान समेत 8 मुल्क शामिल हैं। इन मुल्कों से आने वाले सामान पर यूरोप में कोई ड्यूटी वसूल नहीं की जाती और कुछ मसनूआत पर वसूल की भी जाती है तो वो दूसरे मुल्कों की निस्बत 66% तक कम होती है। GSP प्लस के दर्जे में पाकिस्तान इस रियायत से फ़ायदा उठाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद 46 गरीब तरीन मुल्क हैं जिन्हें यह इजाज़त है कि वो हथियारों के सिवा कुछ भी बनाकर यूरोप में भेजें, उस पर ड्यूटी वसूल ही नहीं की जाएगी या बहुत ही कम शरह से आयद होगी। बांग्लादेश इन्हीं 46 मुल्कों में शामिल है और इसी रियायत की बुनियाद पर उसने सिले सलाई कपड़ों यानी रेडीमेड गारमेंट्स की इतनी बड़ी सनत खड़ी कर ली है कि वो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है। GSP प्लस की वजह से पाकिस्तान हर साल तकरीबन $8 अरब के कपड़े, चमड़े की मसनूआत और दीगर सामान सिर्फ यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 मुल्कों को बेचता है। ये $8 अरब शायद दुनिया की बड़ी कंपनियों के एक साल के कारोबार से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये $8 अरब जिंदगी मौत का मसला है। इनकी एक अहमियत तो यह है कि अगर ये डॉलर पाकिस्तान ना आए तो रुपए की कदर तेजी से गिरेगी। इसके अलावा ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान से बरामद होने वाले हर $3000 पर किसी एक शख्स का रोजगार चलता है। यानी $8 अरब की ये बरामद ना हो तो तकरीबन 26 लाख मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश होती है कि यूरोपीय यूनियन में कस्टम और ड्यूटी की जो रियायतें दस्तयाब हैं वो कायम रहें। इस वक्त जो रियायत पाकिस्तानी माल पर मिल रही है वो दिसंबर 2027 में ख़त्म होगी। इस रियायत की तजदीद के लिए पाकिस्तान को जनवरी 2027 यानी 5 महीने बाद से वो शराइत पूरी करना होगी जो यूरोपीय यूनियन ने आयद की है। पाकिस्तान को जिन नई शराइत पर अमल करना है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार होनी चाहिए क्योंकि पैका के कानून के ज़रिए हर आवाज़ को दबाने का रास्ता बना लिया गया है। अदालती निज़ाम खुद मुख्तार होना चाहिए इसलिए कि 26वीं और 27वीं तरमीमों ने अदलिया को कमज़ोर कर दिया है। आम लोगों को फौजी अदालतों के ज़रिए सज़ाएं नहीं मिलनी चाहिए। कानून को ताज़ियाना बनाकर सियासी मुखालफिन पर नहीं बरसाना चाहिए। सियासी कारकुनों को लापता नहीं होना चाहिए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने 2024 के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से भी सवालात उठाए हैं और आइंदा GSP प्लस स्टेटस के लिए ज़रूरी करार दिया है कि इंतखाबात में कोई धांधली ना हो। हैरत अंगेज़ तौर पर जितनी भी शराइत पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन आयद करना चाह रही है ये सब के सब पाकिस्तान के अंदर मुतालबात की सूरत में बहुत पहले से दोहराई भी जा रही हैं। इनमें कोई एक शर्त ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के दस्तूर से बाहर हो या इसे अवामी हमायत हासिल ना हो। ये सब की सब वो बातें हैं जो हम जैसे रांदाए दरगाह पिछले कई सालों से अर्ज़ कर रहे हैं कि मुल्क में जिस कसरत से डंडे का इस्तेमाल हो रहा है इसका असर मईशत पर भी आएगा। यूरोपीय यूनियन से मिलने वाला संदेशा बिल्कुल वही पैगाम है जो इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजा था कि अगर उनकी हुकूमत गिराई गई तो इसके बाद मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुसीबत यह है कि ताकत दलील को नहीं मानती बल्कि खुद ही दलील बन जाती है। सो ये सब बातें नज़रअंदाज कर दी गई और अब यूरोपीय यूनियन वही सब कुछ अपनी शराइत की सूरत में लेकर सामने आ गई है। तकाजा ये भी है कि मुल्क में सिर्फ कागजी कवानीन ही ना बनाए जाएं बल्कि नज़र आने वाले इक़दामात भी किए जाए। सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक पहुँची क्यों कि हमें दस्तूर की पासदारी का सबक अग़यार पढ़ा रहे हैं। इसकी वजह शायद यह है कि पाकिस्तान के आसमान का पसंदीदा औजार हथौड़ा है जिससे हर मसले को कील समझकर ठोक दिया जाता है। इसी हथौड़े से इमरान खान की हुकूमत तोड़ी गई। उसके बाद इलेक्शन के फार्म 45 के आदादो शुमार को पिचका कर फार्म 47 में डाल दिया गया। फिर इसी से अदालतों के दरवाजे पर मेखें लगा दी गई। इसी की मदद से बलूचिस्तान का मसला हल करने की कोशिश की गई और यही महबूब औजार आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुनों पर बरस रहा है। नतीजा यह है कि अमली तौर पर पूरा निज़ाम CCD की तरह पुलिस मुकाबलों पर चलाया जा रहा है।
وکیل، دلیل، اپیل جیسے الفاظ معنی سے خالی ہو چکے ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ زور آوری ہے۔ طاقت کے اس ہتھوڑے سے مسئلہ تو ایک بھی حل نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے سیاسی مسائل دنیا کے ایوانوں میں زیر بحث آ گئے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کا معاملہ ہے۔ آزاد کشمیر میں جب جون کا احتجاج شروع ہوا تو اس وقت بھی سبھی نے پکار کر احتیاط کا مشورہ دیا، مگر یہ بھی انسنا کر دیا گیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم قرار پائی، گولیاں چلی، دہشت گردی کے مقدمے بنے، لوگوں پر بھارت سے گٹھ جوڑ کے الزامات لگائے گئے۔ انجام یہ کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ٹرک نے پاکستان سے آزاد کشمیر میں ہونے والی اموات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے پر بھی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی طرح اقوام متحدہ کی طرف سے آزاد کشمیر کا نوٹس لیا جانا بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان میں درجنوں صحافیوں اور سیاستدانوں نے بار بار بتایا تھا کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر سخت کارروائی پاکستان کا مقدمہ کمزور کر دے گی، لیکن یہ دہائی بھی نہیں سنی گئی، اور آخر کار آزاد کشمیر پر بھی ملتے جلتے وہی الفاظ استعمال ہوئے جو اصولی طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی زیادتیوں پر استعمال ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں نے آزاد کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھائی، جس کی گونج برطانوی پارلیمنٹ میں بھی سنائی دی۔ وہ معاملہ جو مل بیٹھ کر طے ہو سکتا تھا اب اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اسے حل کرنے کے لیے شاید بہت کچھ بہت لمبے عرصے کے لیے کرنا پڑے۔ پاکستان اس وقت عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ توجہ محض شادمانی کا باعث نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ پاکستان میں اکابر کو وقت ملے تو اقوام متحدہ کا چارٹر نکال کر پڑھ لیں، جس پر ہم نے دستخط کر رکھے ہیں۔ اس چارٹر میں تمام رکن ملکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے۔ یہ چارٹر ان اولین عالمی دستاویزات میں سے ہے جس پر عمل درآمد کا وعدہ پاکستان بنانے والوں نے کیا تھا اور اس کی توثیق بھی کی تھی۔ اس یاد دہانی پر بعض لوگ منہ چڑھا کر کہہ دیں گے کہ اس چارٹر پر فلاں فلاں ملک تو ذرہ برابر بھی عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہ اعتراض بجا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ ایٹمی طاقت کے حامل ملکوں کے اندرونی معاملات بھی مکمل طور پر اندرونی نہیں ہوتے۔ ان کی سیاست، معیشت، خارجہ تعلقات، سبھی کچھ عالمی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ نقطہ پاکستان میں جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو بات چیت سے اور دستور کے دائرے کے اندر حل نہ ہو سکے۔ ہر وقت ہتھوڑا بدست رہنے کو ہم جیسے فقیر تو ادائے خوباں سمجھ کر خاموش رہیں گے، ظالم دنیا اس رویے کی داد نہیں دے گی۔ دوسرے یہ کہ جو مشورے یورپی یونین نے دیے ہیں وہ غلط نہیں ہیں، چند دن کے لیے ہی صحیح ان کی آزمائش کر لیں، ملک میں بہت کچھ اچھا ہونے لگے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔